हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको ज्ञान। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड न्यूरोजेनेसिस। अभी क्या है, कुछ टाइम पहले तक हमें यही पता था कि अगर हमारे न्यूरॉन्स में, नर्वस सिस्टम में किसी तरह का कोई डैमेज हो जाता है तो वो परमानेंट है। वो दोबारा हम उसको किसी भी तरह से रिपेयर नहीं कर सकते हैं, रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। But now, after lots of studies, we have come to know कि कुछ ऐसे damages हैं जो कुछ हद तक रिपेयर किए जा सकते हैं by our own body system. The brain actually exhibits a great deal of neuroplasticity, the ability to constantly change both the structure and function of many cells in the brain in response to trauma or experience. तो अगर कोई भी ट्रॉमा हो रहा है या कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसके वजह से हमारे ब्रेन में जो ब्रेन सेल्स हैं दे अंडरगो चेंज स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली। मतलब जो हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, किसी भी ट्रॉमा या लाइफ एक्सपीरियंस के वजह से वो स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो सकता है, या उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है कि किस पर्पस के लिए है वो सेल और उसका क्या फंक्शन है वो भी चेंज हो सकता है। For example, dendrites grow and new synapses are formed in at least some areas of the brain as people learn new things throughout life. तो जैसे जैसे हम नई चीजें सीखते हैं, जो हमारे साइनैप्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो हमारे कनेक्शंस हैं दो न्यूरॉन्स के बीच में वो चेंज हो जाते हैं। जब हम ज्यादा साइकिलिंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर तरह के न्यूरॉन है जो ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, जब हम रीडिंग करते हैं तब दूसरे तरह के न्यूरॉन्स हैं, और यह हर चीज चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन में अगर एक तरह का न्यूरॉन डेवलप हो गया, एक तरह का साइनैप्स डेवलप हो गया है तो वो वैसा ही रहेगा। थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू लर्निंग और थ्रू एनी अदर वे ये चेंज हो सकते हैं। द ब्रेन में ऑल्सो चेंज थ्रू न्यूरोजेनेसिस, formation of new neurons, and an important process during the development of our nervous system. तो जो हमने अभी पढ़ा था दैट वाज न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें चेंज आ सकता है स्ट्रक्चरली या फंक्शनली। बट ये जो टर्म है न्यूरोजेनेसिस, इसका मतलब है नया सेल ही डेवलप होता है। मतलब पहले जो न्यूरॉन्स नहीं थे वो भी नए न्यूरॉन्स ग्रो हो जाते हैं। The greatest period of neurogenesis takes place prior to birth during the prenatal period. तो जब 9 मंथ्स का टाइम होता है, जब एक बच्चा वूम्ब में होता है, उसी टाइम पे मैक्सिमम न्यूरोजेनेसिस होता है। उस टाइम हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, ब्रेन सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं। एंड while not at the same level as during early development, the brains of most mammals continue to produce neurons well into adulthood, primarily in the hippocampus and olfactory bulb. Hippocampus जिसका काम है न्यू मेमोरी फॉर्मेशन, एंड olfactory bulb जो हमारे स्मेल का फंक्शन प्रोसेस करती है। यहाँ पर न्यूरोजेनेसिस हमेशा चलता रहता है। यहाँ पर न्यूरोजेनेसिस इवन अडल्टहुड में भी कंटिन्यूड रहता है। अच्छा, ह्यूमंस में यहाँ पे एक एक्सेप्शन बताया गया है कि जो न्यू न्यूरॉन्स हैं ओल्फैक्टरी बल्ब में, ये एक टाइम के बाद प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं। बट जो हिपोकैम्पस है वहां पे थ्रू आउट एडल्टहुड हमारे न्यू न्यूरॉन्स फॉर्म होते रहते हैं, और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो स्लाइट डिक्लाइन होता है। और अभी रिसेंटली पता चला है कि स्ट्रेटम जो हमारे ब्रेन का एक एरिया है रिलेटेड टू मोटर कंट्रोल, वॉलेंट्री मूवमेंट एंड अदर फंक्शंस, यहाँ पर भी न्यूरोजेनेसिस एडल्टहुड में कंटिन्यूड रहता है। अब ये पैरा एक बार आप रीड कर लीजिए, इसमें जो भी न्यू रिसर्चर्स हो रहे हैं उनके बारे में बताया है कि किस तरह से साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज है या ब्रेन का डैमेज है तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी डिस्कस किया है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं, जो हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जो आगे किसी भी और सेल में डेवलप हो सकते हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन का सेल हो, चाहे वो ब्रेन का सेल हो, चाहे वो हार्ट का सेल हो, ये सारे सेल्स अलग होते हैं। बट जो स्टेम सेल है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है और वो किसी भी सेल में डेवलप हो सकता है।
तो इस स्टेम सेल के थ्रू हम किस हद तक हम न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट या रिपेयर को कैरी कर सकते हैं। पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसे डिजीजेस में इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे बहुत काम आ सकती है, बट दीज थिंग्स आर स्टिल इन डेवलपमेंटल फेजेस। स्लीप, कॉग्निटिव ट्रेनिंग, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन मतलब दवाइयाँ, एंड फिजिकल एक्टिविटी, इन सब में न्यूरोजेनेसिस के रोल को काफी अच्छे से समझा जा रहा है। यहाँ पे एपिजेनेटिक्स की भी बात हुई है, which is interaction between genes and environmental factors that influence gene activity। तो हमारे जो जीन्स हैं वो सिर्फ एक केमिकल वे में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है वो भी कई बार जीन के एक्सप्रेशन को ट्रिगर करता है। इसी को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो हमारा जीन किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करेगा वो हमारे एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, जो कि बाद में हमारे ब्रेन को, बिहेवियर को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स ऑन द एज। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑल द नर्व्स एंड न्यूरॉन्स दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो भी न्यूरॉन्स या नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हैं वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। और इनका काम क्या है? जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे, जैसे आईज है, नोज है, स्किन है, इन सबसे इंफॉर्मेशन लेके आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। तो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है मैसेज को बॉडी से लेकर ब्रेन तक पहुंचाने का। अब आगे यहाँ पे बताया गया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये पैरा आप पढ़ लीजिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है अपनी लास्ट वीडियो में, सो देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर, बट यू शुड रीड इट वंस। दिस टॉपिक कंटिन्यूज हियर अगेन ऑन द नेक्स्ट पेज। ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स और रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, ये सब भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस वीडियो, प्लीज डू गो एंड वॉच, उसमें ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टिल इफ यू फील दैट यू हैव एनी डाउट अबाउट इट, जस्ट मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेक इट अप सेपरेटली। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या क्या इफेक्ट होता है। अगेन द सेम टॉपिक कंटिन्यूज हियर। दिस टॉक्स अबाउट पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। जब हमारा स्ट्रेसफुल इवेंट खत्म हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी रिस्टोर करने की जरूरत होती है, उस वक्त हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। Now we come to the next topic, which is endocrine glands. So हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे दो न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। केमिकल्स रिलीज होते हैं और फिर वो मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल्स रिलीज करते हैं और बाकी के बॉडी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। These glands are known as endocrine glands. एंडोक्राइन वाई? बिकॉज इनका जो भी सेक्रीशन है वो किसी डक्ट के थ्रू नहीं है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, और ये डायरेक्टली बॉडी में रिलीज होते हैं और जिस भी मसल तक या जिस भी ऑर्गन तक इन्हें इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है थ्रू ब्लड ये पहुंचा देते हैं। जो दूसरे ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, दोज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। वो क्या होते हैं? दे हैव डक्ट्स और उनका जो भी सेक्रीशन है वो हमारी बॉडी के बाहर होता है। फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसे जो भी सलाइवा हमारा ग्लैंड्स में बनता है वो डायरेक्ट हमारे माउथ में आता है। या स्वेट ग्लैंड्स, जो भी हमारा पसीना बन रहा है वो डायरेक्ट बॉडी के ऊपर स्किन पे आ जाता है। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका जो भी सेक्रीशन है वो हमारी बॉडी में ही अंदर ही रहता है, और क्योंकि इसमें डक्ट्स नहीं है तो वो सीधा हमारे ब्लड में जाता है। और ये जो सेक्रीशंस हैं, दीज आर नोन एज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स वही केमिकल्स हैं जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज कर रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स
जो हार्मोन्स हैं वो अपने टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, वहां पर रिसेप्टर साइट पे बाइंड होते हैं, जिसके थ्रू वो उन ऑर्गन्स को एंड इवेंचुअली हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है जिसमें सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिखाए गए हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सारे दिखाए गए हैं। तो कुछ खास ऐसे ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिनको हमें अच्छे से समझना चाहिए, because they affect our behavior in lot of ways. The first such gland is pituitary gland, which is our master gland. इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। The pituitary gland is located under the brain just below the hypothalamus. Hypothalamus controls the glandular system by influencing the pituitary. तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करता है और पिट्यूटरी फिर आगे बाकी जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनको इफेक्ट करता है। एंड लाइक आई सेड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी काफी सारे हार्मोन सेक्रीट करता है, जिनमें से एक है ग्रोथ हार्मोन दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द इंक्रीज इन साइज एज चिल्ड्रन ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ग्रोथ हार्मोन के थ्रू उनकी हाइट बढ़ती है, उनके बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं। इवन दे स्टिमुलेट द गोनाड्स आल्सो, व्हिच इज योर ओवरीज एंड टेस्टिस, टू रिलीज मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। और इसी तरह से हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं एंड अ चाइल्ड गोज थ्रू प्यूबर्टी। इसके वजह से हमारे काफी सारे कॉग्निटिव चेंजेस भी आते हैं। जैसे जैसे हम टीनेज में जाते हैं, फिर टीनेज से आगे अडोलेसेंस कंप्लीट करके अडल्टहुड में जाते हैं, वैसे वैसे हमारे कॉग्निशन में, हमारे माइंड में, ब्रेन में काफी सारे चेंजेस आते हैं। Studies have shown that male sex organs, androgen, and cognitive decline in older men are related. और फीमेल्स में जब पोस्ट मेनोपॉजल टाइम में अगर हम प्रॉपर हार्मोन थेरेपी नहीं देते हैं और फीमेल हार्मोन्स एकदम से डिक्लाइन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे प्रेगनेंसी और बॉडी में जो वाटर लेवल है उसको भी कंट्रोल करता है। Now the next one is the hormone that controls the aspects of pregnancy is called oxytocin. This controls your reproduction as well as your parental behavior. It stimulates contraction of the uterus during childbirth, and oxytocin injections are used to induce or speed up labor and delivery. Along with that, it also helps with milk letdown reflex. Childbirth के बाद मिल्क फ्लो एनहांस करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कैटल्स को, लाइक काउज, बफेलोज, इनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं सो दैट वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकें। वाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल्स। तो जो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स हैं विच इज इन ब्रेस्ट, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मिल्क रिलीज होता है, एंड इट ऑल हैपेंस ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। और अभी हमने ये भी पढ़ा था कि जो वाटर लेवल है हमारी बॉडी में वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड हैंडल करता है। तो वो किसके थ्रू हैंडल करता है? वेसोप्रेसिन के थ्रू। दिस इज एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, विच मीन्स कि आप कम से कम यूरिनेट करेंगे if the level of vasopressin is high in your body, so that the water is conserved within the body. So if vasopressin is high in the body, आप कम से कम यूरिनेट करेंगे, which will help you conserve water. Oxytocin is also known for human social behavior. It's also known as love hormone or the trust hormone. तो सोशली हम कैसे बिहेव कर रहे हैं वो भी बहुत हद तक ऑक्सीटोसिन पे डिपेंड करता है। However, this is still a matter of investigation. अभी और भी रिसर्च इस पे चल रहे हैं और इसका एग्जैक्ट रोल क्या है, कैसे ये एग्जैक्टली हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, ये सब अभी अंडर स्टडी है। Now let's study about the pineal gland. Pineal gland is located in the brain near the back, directly above the brain stem.
सो ये नेक के पीछे हमारा ब्रेन स्टेम होता है और इसके ठीक ऊपर हमारा पिनियल ग्लैंड होता है। इट सेक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन, और ये मेलेटोनिन ही है जो हमारे सिरकाडियन रिदम को मैनेज करने में हेल्प करता है। बिकॉज इट लेट्स अस नो कि अब दिन है, अब रात है, अब ये सीजन है, अब सीजन चेंज हो गया है। कुछ एनिमल्स के केस में ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग ही उनका ब्रीडिंग बिहेवियर चेंज होता है, प्लस मोल्टिंग। जैसे कुछ बर्ड्स हैं, उनके फेदर्स झड़ जाते हैं, फिर नए फेदर्स आते हैं। ये सब भी सीजन के अकॉर्डिंग होता है, और अगर मेलेटोनिन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एनिमल्स को सीजन चेंज के बारे में इतना पता नहीं चल पाएगा, मतलब उनकी बॉडी परसीव नहीं कर पाएगी, एंड अकॉर्डिंगली बायोलॉजिकल सिस्टम्स इफेक्ट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू थायराइड ग्लैंड, ये यहाँ पे लोकेटेड होता है इनसाइड द नेक, एंड इट सेक्रेट्स थायरोक्सिन which is very important for growth and metabolism. This is also very important for body and brain development. नाउ पैनक्रियाज, ये तो बहुत ही कॉमन है, आई थिंक ऑलमोस्ट हर किसी को ही पता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटीज, एंड इट secretes टू काइंड ऑफ हार्मोन्स, वन इज इंसुलिन एंड वन इज ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम है ब्लड में ब्लड शुगर लेवल्स को नीचे रखना, और ग्लूकागॉन का काम है उसको ऊपर करना। सो दोनों एक दूसरे के एंटागनिस्ट हैं। अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है ब्लड में, वो बहुत नीचे आ जाएगा और हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वी आर हंग्री, हमें और खाना है। सो दैट इज वाई इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो जाता है तो पीपल टेंड टू ईट मोर, क्योंकि उनके ब्रेन को हर वक्त ये लगता है कि हमें तो भूख लगी हुई है, एंड अल्टीमेटली दे गेट ओवरवेट। और ये पैनक्रियाज में एक स्पेशल सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, ये वहां से रिलीज होता है। नाउ गोनाड्स आर दी सेक्स ग्लैंड्स which includes ovaries in the female and testes in the male। और अभी पिछले सेक्शन में हमने ये भी पढ़ा था कि इसके वजह से हमारी जो कॉग्निटिव कैपेसिटीज हैं वो भी इफेक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज में जब ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं, स्पेशली इन पोस्ट मेनोपॉजल टाइम, तो हमने ये देखा कि ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है कॉग्निशन को, एंड सेम इज द केस विद मेल्स ऑल्सो। बट मेनली इनका काम है सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन को मैनेज करना। इन ह्यूमंस इट इज नॉट स्ट्रिक्टली फिजिकल। फॉर फॉर एग्जाम्पल जो एनिमल्स हैं उनमें तो ये कंप्लीटली एक फिजिकल एक्टिविटी है, बट इन ह्यूमंस द बिहेवियर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स such as attractiveness. The next gland is adrenal gland. Everyone has two adrenal glands. तो हमारी जो किडनी होती है, कुछ इस शेप की हमारी किडनी होती है, और इसके यहाँ पे टॉप में हमारा, और इसके टॉप में यहाँ पे हमारा adrenal gland होता है। ये भी दो सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, वन इज adrenal medulla and one is adrenal cortex। Adrenal medulla releases epinephrine and norepinephrine, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, which controls our sympathetic nervous system। and adrenal cortex, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज करता है, called corticoids or steroids। This regulate our salt intake, helps initiate and controls stress reactions, and also provide source of sex hormones in addition to those provided by the gonads। तो जो हमारे ओवरीज और टेस्टिस हार्मोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा और भी जो भी सेक्स हार्मोन के लिए हमें एडिशनल जरूरत होती है वो हमें यहाँ से ही मिलता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज कॉर्टिजोल। आजकल ये बहुत ज्यादा मैटर ऑफ डिस्कशन है, कई जगह पे आप वेट लॉस के लिए भी इसको सुनते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं या किसी भी वजह से हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेस आ जाती है, चाहे वो इलनेस हो या कोई साइकोलॉजिकल रीजन हो या कोई हार्श वेदर कंडीशंस हो, उस केस में हमारी बॉडी कोप अप करने के लिए कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज करती है। इसका काम क्या है, ये ग्लूकोज रिलीज करता है in the bloodstream, or this provides energy to the brain as well as to the
मसल्स। उससे क्या होता है, हमें फाइट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस के फेज में रहते हैं, हमारा कोर्टिसोल बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, या कोई और पैथोलॉजिकल रीजन है जिसके वजह से हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं। अब हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है, हमें वो एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्टिसोल वो एनर्जी बराबर रिलीज कर रहा है, हमारे ब्रेन को भी दे रहा है, हमारे मसल सेल्स को भी दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम ओवरवेट हो जाएंगे। इसीलिए कॉर्टिसोल को लो लेवल्स पे रखने के लिए बोला जाता है कि ठीक है, जब आप स्ट्रेस में हैं तब कॉर्टिसोल का एक पर्पस है जो वो फुलफिल करता है, बट व्हेन यू आर अंडर नॉर्मल कंडीशंस तो आपके कॉर्टिसोल भी नॉर्मल होने चाहिए, बिकॉज यू ऑब्वियसली डोंट नीड सो मच एनर्जी, यू डोंट हैव टू फाइट फॉर एनीथिंग, यू डोंट हैव टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। तो आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी स्टडी डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड्स को सर्जिकली ब्रेन सेल्स में इंसर्ट करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल चार्ज से जिस एरिया में वो इलेक्ट्रोड्स गए हुए हैं उधर के सेल्स को डैमेज कर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट कि पहले इन सेल्स की वजह से कौन सी एक्टिविटीज हो रही थी जो अब नहीं हो पा रही हैं। और यूजुअली ये हम एनिमल्स में करते हैं, ऑब्वियसली, बिकॉज ह्यूमंस में करना ये बहुत ही ज्यादा अनएथिकल होगा। द नेक्स्ट मेथड इज ब्रेन स्टिमुलेशन और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, ESB। ये लेजनिंग की ही तरह की एक एक्टिविटी है, बट इसमें जो हम करंट देते हैं वो बहुत ही माइल्ड नेचर का होता है। तो जो भी डिस्ट्रप्शन होता है या एनहेंसमेंट होता है वो बहुत ही टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, सेल्स परमानेंटली डैमेज नहीं होते हैं। तो जिस भी एरिया को हमने टेम्परेरली स्टिमुलेट किया है या उसको हैम्पर कर दिया है उसकी एक्टिविटी को, हम ये देख लेते हैं कि उसके वजह से इफेक्ट क्या आया है। ESB का ही एक और स्पेसिफिक टाइप है विच इज नोन एज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, DBS। इसमें हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको बहुत ज्यादा डीपली ब्रेन में इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद एक पेस मेकर टाइप ऑफ डिवाइस होता है जिसको हम यहाँ कॉलर बोन के पास लगा देते हैं, सर्जिकली इम्प्लांट कर देते हैं, और वो थोड़े थोड़े टाइम पे इम्पल्सेस भेजता रहता है उन इलेक्ट्रोड्स को जो हमने ब्रेन में इंसर्ट किए थे। उसके वजह से क्या होता है कि जिस भी जगह पे हमने इलेक्ट्रोड्स डाले हैं वो स्टिमुलेट होता रहेगा। और ये जो चीज है, ये काफी सारे ऐसे डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज हो गया, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, जिसमें और कोई तरीका हेल्पफुल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम इस मेथड को यूज करते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को भी मिलते हैं। और इससे डिसऑर्डर्स और डिजीजेस को मैनेज करने में या ट्रीट करने में बहुत हेल्प मिलती है। एक और डेवलपिंग एरिया है विच इज नोन एज ऑप्टोजेनेटिक्स। इसमें हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की जगह लाइट का यूज करते हैं, सो इट इज अ मच सेफर टेक्निक। और इसको हम DBS के मेथड को और एनहेंस करने के लिए यूज करते हैं, या fMRI को और ज्यादा अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए, या fMRI रिजल्ट्स को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए यूज करते हैं, और काफी सारे नॉर्मल या अबनॉर्मल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये मेथड यूज हो रहा है। देयर इज वन नॉन इन्वेजिव टेक्निक विच इज नोन एज ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इसमें मैग्नेटिक पल्सेस आर अप्लाइड ऑन द कॉर्टेक्स। हम स्पेशल कॉपर वायर कॉइल्स को अपने हेड के ऊपर प्लेस करते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड उससे क्रिएट करते हैं। फॉर लॉन्ग लास्टिंग स्टिमुलेशन इफेक्ट्स वी यूज रेपिटेटिव TMS एंड अनदर प्रोसीजर विच इज ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। इस पे जो हमारे स्कैल्प के इलेक्ट्रोड्स हैं उस पे हम बहुत ही लो एम्पलीट्यूड का करंट पास करते हैं, ताकि उस इलेक्ट्रोड के ठीक नीचे जो हमारे कॉर्टिकल सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएं। ये PTSD या डिप्रेशन जैसे बीमारियों में काफी हेल्प करता है। इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर एक एरिया को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उसके वजह से कोई भी दूसरा एरिया डिस्टर्ब हो सकता है। एक तरफ अगर हमने ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाया है तो उसकी वजह से हो सकता है कि किसी दूसरे ब्रेन एरिया में
ऑक्सीजन फ्लो रिड्यूस हो जाए और वहाँ की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए। एंड वी शुड नॉट कंफ्यूज इट विद इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो काफ़ी हाई रहता है, इसमें बहुत ही लो लेवल पे रहता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स। अगर हमें ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में या फंक्शन के बारे में ज़्यादा जानना है, तो हम क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर का या उस फंक्शन का एक इमेज ले लेते हैं, जिससे कि हमें उसको स्टडी करना इजी हो जाए। इसमें पहला तरीका है मैपिंग स्ट्रक्चर का, जहाँ पे हम जो ब्रेन की एनाटॉमी है, जो स्ट्रक्चर है, उसको स्टडी करते हैं। और and one of the ways that we can do this is computed tomography, which is CT scan. It helps us to know about stroke damage, tumors, injuries, abnormal brain structure. It is nothing but your normal X-ray. अगर हमारी बॉडी में कोई भी मेटल है, जैसे कई बार रिस्ट में प्लेट लगती है या पैरों में स्टील रॉड होता है या बुलेट है या कुछ भी और है, उस केस में हम कोई भी मैग्नेटिक वे यूज नहीं कर सकते हैं स्कैन करने के लिए। उस केस में सीटी स्कैन इज अ वेरी यूजफुल मेथड। ऑल्सो इसमें क्या होता है कि हम स्लाइस बाय स्लाइस एक्सरे लेते हैं ब्रेन का, और उसको फिर एक कंप्यूटर के थ्रू उसका एक कंसोलिडेटेड इमेज बनाते हैं टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल पिक्चर क्या है। नेक्स्ट मेथड इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और एमआरआई। इसमें हम पेशेंट को एक एमआरआई मशीन के अंदर डालते हैं और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसके वजह से जो एटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और वो स्पिन करते हैं, और जब तक वो वापस अपने रेस्टिंग स्टेट में आते हैं तब तक कंप्यूटर एक इमेज ले लेता है, एक 3 डायमेंशनल इमेज बना लेता है। इसका बेनिफिट है कि इसमें बहुत ही छोटी से छोटी चेंजेस भी जो सीटी स्कैन में नहीं आ सकती हैं, वो भी इसमें आ जाती हैं। अगर बहुत ही एक हल्का सा भी स्ट्रोक आपको आया है, तो भी वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। एमआरआई पे ही बेस्ड और भी काफ़ी टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल, एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें अगर कोई भी केमिकल कॉन्सेंट्रेशन हम चेक करना चाहते हैं, तो वो भी हमें पता चल सकता है। Then there is diffusion tensor imaging or DTI. DTI uses MRI technology to provide a way to measure connectivity in the brain by imaging these white matter tracts. अब किन वाइट मैटर ट्रैक्ट्स की बात हो रही है? हमने पढ़ा था ब्रेन में दो तरह के पार्ट्स हैं, एक ग्रे मैटर जो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स से बना होता है और एक वाइट मैटर जो माइलिनेटेड एक्सॉन से बना होता है। यही वाइट मैटर जो है, इसके ट्रैक्ट को हम अच्छे से स्टडी करते हैं to understand the connectivity of different parts of brain. जो भी structural changes हैं associated with different levels of memory performance, various disorders and conditions including Alzheimer's, MS and traumatic brain injury, इन सब में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब हमारी दूसरी कैटेगरी आती है मैपिंग फंक्शंस की। अभी तक हमने वो टेक्निक्स पढ़े हैं जिसमें हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी को समझने की कोशिश की है। लेकिन अगर हमें ये समझना है कि हाउ इज ब्रेन फंक्शनिंग, उसका कौन सा पार्ट है जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के टाइम पे एक्टिव होता है, वो हम कैसे करेंगे, दैट विल सी नाउ। द फर्स्ट मेथड इज द इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम विच इज EEG। इसमें हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द कॉर्टेक्स just below the skull using a device called electroencephalograph। तो जो हमारा डिवाइस है, उससे हम हमारे स्कल के नीचे का जो इमीडिएट नीचे का हिस्सा है, कॉर्टेक्स का हिस्सा है, उसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है वो रिकॉर्ड करते हैं, और वो इन द फॉर्म ऑफ EEG इलेक्ट्रोग्राम वो हमारे पास आ जाता है। इसमें क्या होता है, वी यूज स्मॉल मेटल डिस्क्स or sponge-like electrodes placed directly on the scalp and a special solution to help conduct the electrical signals from the cortex just below। इन इलेक्ट्रोड से जो भी सिग्नल एम्पलीफाई होकर कंप्यूटर तक जाता है, वो फिर हमें हेल्प करता है उसका एक EEG क्रिएट करने में। इससे हम बहुत सी और चीज़ों का पता लगा सकते हैं, जैसे stages of sleep, seizures and even the presence of tumors।
ईईजी से हमें ये पता चल सकता है कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान हमारा कौन सा ब्रेन पार्ट ज़्यादा एक्टिव है। तो जब हम कुछ मेमोराइज कर रहे हैं या जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, उस वक्त हमारा कौन सा ब्रेन पार्ट एक्टिव है, हमें पता चल सकता है। एंड अकॉर्डिंगली लेटर वी कैन हेल्प टू स्टिमुलेट इट और रिड्यूस इट्स फंक्शन टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन बिहेवियर। एक और ईईजी बेस्ड टेक्निक है विच इज नोन एज इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स और ईआरपीस। नाउ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके सिलेबस इग्नू सिलेबस का तो पार्ट नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन रीड इट वंस। अब ईईजी में क्या होता है, हमें बिल्कुल डायरेक्ट पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया स्टिमुलेट हुआ है किस फंक्शन के टाइम पर। तो उसके लिए हम दूसरी एक मेथड का यूज करते हैं विच इज नोन एज मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी, एमईजी। इसमें बहुत ही सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज होता है जिससे कि हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइजली हर एरिया का फंक्शन और यूज समझ आता है। नेक्स्ट वन इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं बॉडी में विच यूजुअली इज फ्लोरो डीऑक्सीग्लूकोज, एफडीजी। ये हम इंजेक्ट करते हैं, ये एक रेडियो एक्टिव काइंड ऑफ शुगर होता है। और जहां जहां हमारे ब्रेन में एक्टिविटी हो रही है, ऑब्वियसली वो एरिया ज्यादा शुगर इनटेक करेगा और ये जो सब्सटेंस है विद आर ब्लड स्ट्रीम उन सारे जगह पे जाएगा। तो जहां जहां पर हमें ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिख रहा है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। जहां पे लाइटर कलर्स है वहां पे एक्टिविटी कम है या नहीं है। जहां पे नहीं दिख रहा है मतलब वो एरिया यूज ही नहीं हुआ है। एंड अ रिलेटेड टेक्निक इज स्पेक्ट विच इज सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें हम ब्रेन का ब्लड फ्लो मेजर करते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में ज्यादा ब्लड फ्लो हुआ है, कम ब्लड फ्लो हुआ है, टू अंडरस्टैंड कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिव है। अब हमने अभी एमआरआई के बारे में पढ़ा था, बट वो जो ट्रेडिशनल एमआरआई होता है उसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। कोई ट्यूमर है, किसी तरह के कोई स्ट्रोक के वजह से स्ट्रक्चरल चेंज आया है, वो सब देख पाते हैं। बट देर इज अनदर वे विच इज फंक्शनल एमआरआई और एफएमआरआई, जिसमें हम ब्रेन का फंक्शन भी स्टडी कर सकते हैं। इसमें जो कंप्यूटर है वो ब्रेन में ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जा रहा है उसको ट्रैक करता है और हमें ये पता चलता है कि ब्रेन में कौन सी जगह पे कितना फंक्शन हो रहा है। पेट स्कैन के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा प्रेफर्ड इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें किसी भी तरह का कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट नहीं करना पड़ता है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड और क्लियरर होता है एज कंपेयर टू पेट स्कैन। It is especially very useful in diseases like Alzheimer's.